वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऐना और उसके दो दोस्त फराज और हारिस बेताबी से एक लंबे वीकेंड का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनका प्लान था कि वो फॉरेस्ट कैंपिंग पर जाएंगे। ऐना के दोनों दोस्त पहली बार किसी कैंपिंग पर जा रहे थे, इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। वो सैटरडे नाइट थी जब वो तीनों अपनी पूरी तैयारी के साथ कैंपिंग साइट पर पहुंच गए। उन सबका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। वो तीनों बॉनफायर के पास बैठकर एक दूसरे को डरावने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी ऐना ने कहा, मुझे बारबेक्यू और कैंपिंग में बहुत मज़ा आता है। वो तो तुम लोगों को मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन शुक्र है कि तुम दोनों मेरे साथ यहाँ आ गए। देखो तुम लोग कितना मज़ा कर रहे हो, सिर्फ मेरी वजह से। फराज ने कहा, हमें लगा कि रात में कैंपिंग बहुत खौफनाक होती है। ऐना ने कहा, क्या वाकई? तुम लोगों से ज़्यादा बहादुर तो मैं हूँ। हारिस बोला, ये तो तब पता चलेगा कि कौन ज़्यादा बहादुर है जब हम इस जंगल में डरे बगैर पूरी रात गुजारेंगे। बातें करते करते आधी रात गुजर गई तो ऐना को थकन महसूस हुई और वो अपने टेंट में सोने चली गई। उसके जाने के बाद फराज और हारिस भी सोने अपने टेंट में चले गए। थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि ऐना की आंख अजीब किस्म की आवाज़ों से खुल गई, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। वो परेशान हो गई और अपने दोस्तों के कैंप में गई और पूछा कि क्या उन्हें भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऐना ने कहा, मुझे जंगल में अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, क्या तुम लोगों को कोई आवाज़ आई? उन दोनों ने कहा, हमने तो कुछ नहीं सुना। उसको इतना खौफज़दा देख के वो लोग ऐना का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अभी तो कोई कह रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। उनके इस तरह छेड़ने से ऐना और ज़्यादा परेशान हो गई। उसकी परेशानी देखकर दोनों लड़कों ने सोचा कि हम टेंट से बाहर जाके देखते हैं कि क्या सब ठीक है या नहीं। उन्होंने ऐना को कहा, तुम परेशान मत हो, हम लोग अभी आते हैं, जब तक तुम टेंट में ही रहना। वो लोग चले गए और ऐना उन दोनों का वेट करने लगी। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। ऐना और ज़्यादा परेशान हो गई। उसने एक दो बार उनको कॉल की, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार ऐना ने हिम्मत पकड़ी और ख़ुद बाहर उन दोनों को ढूंढने निकल गई। जंगल काला स्याह हो रहा था और ठंड भी थी। उसको अकेले बहुत डर लग रहा था। ऐना ने आवाज़ लगाई, फराज, हारिस, कहाँ हो तुम लोग? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मजाक नहीं कर रहे, लेकिन अगर कर रहे हो तो तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे अगर तुमने मेरी यह कैंपिंग ट्रिप ख़राब की तो। प्लीज़ बाहर आओ, ये मजाक नहीं है, प्लीज़। Oh my God! ये क्या हो गया? वो ऐना के पीछे आ रहा था। ऐना खौफ के मारे वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ भागी और उस जंगल से बाहर निकलने के लिए जितना तेज़ गाड़ी चला सकती थी उसने चलाई। काश मैं ये कैंपिंग ट्रिप प्लान ना करती, काश मैं उन दोनों को यहाँ आने के लिए फोर्स ना करती।
कार ड्राइव करने के मामले में मैं हमेशा ही बहुत बहादुर रही हूँ, इसलिए मुझे अकेले ड्राइव करना कभी मुश्किल नहीं लगा, चाहे वो दिन हो या आधी रात। लेकिन सिर्फ उस रात तक, क्योंकि वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी दोस्त ने नए घर की खुशी में एक पार्टी रखी थी। मैं उस रात अपनी दोस्त की पार्टी से वापस घर जा रही थी। उस रात मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी और रात के 3 बज रहे थे। रोड्स पर बिल्कुल सन्नाटा था और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। वो एक नया इलाका था और उस इलाके से मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। मैं ड्राइव करते करते एक ऐसे रास्ते पर आ गई थी जहाँ से मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं उस रास्ते में खो चुकी थी। मैंने कार एक साइड पर लगाई ताकि मैं अपने फ़ोन से डायरेक्शंस चेक कर सकूं। फिर अचानक मुझे एक झटका लगा जब मेरी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जल्दी करो, मुझे करीबी किसी हॉस्पिटल तक लिफ्ट चाहिए, प्लीज़, उसका बहुत खून बह रहा है। मेरा दिल डूब गया जब मुझे थोड़ी दूर से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उस लड़की से कहा, तुम फिक्र नहीं करो, हम उसे वक्त पर किसी हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं घबरा कर गाड़ी से उतरी और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे जैसे मैं झाड़ियों से अंदर जाती जा रही थी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ और ज़ोर से सुनाई दे रही थी। उसने कहा, प्लीज़ जल्दी करो, हम बस पहुंच गए हैं। मैं परेशानी में जल्दी जल्दी उसके पीछे चल रही थी। तभी मेरे पाँव पर नीचे पड़ी दरख्त की एक शाख से बहुत ज़ोर का खरोंचा लगा। मैं रुककर अपना पाँव का जख्म देखने लगी, लेकिन फिर वो औरत अचानक नज़रों से गायब हो गई। हेलो, सुनो, तुम कहाँ हो? मुझे वो औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो यही कहीं है। मैंने इधर उधर उसको ढूंढने लगी, मगर मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई, बल्कि मुझे वहाँ पड़ा हुआ एक रिकॉर्डर नज़र आया जिसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं खौफ से अपनी गाड़ी की तरफ भागी। वो मेरा पीछा कर रही थी और मुझे उसके कदमों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज़ भाग सकती थी भागी। मेरी गाड़ी खुली हुई थी, इसलिए मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गई और दरवाजे लॉक कर दिए। लेकिन मुझे गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही थी। मैं घबरा गई और सोचने लगी, शायद मैंने परेशानी में अपनी चाबियां कहीं गिरा दी हैं। वो लड़की फिर मेरी गाड़ी की खिड़की पर एक नोकदार चाकू लेकर आई और कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम्हें तुम्हारी चाबियां नहीं मिल रही? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाती हूँ। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल की। मैं बेसब्री से पुलिस के आने का इंतज़ार करने लगी। वो लड़की कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब मैंने उस लड़की को चाबियां लाते मेरी तरफ आते देखा। जैसे ही उसने पुलिस का सायरन सुना, वो फ़ौरन वहाँ से भाग गई। पुलिस ने उसको हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, जैसे वो कहीं हवा में गायब हो गई हो। मैंने घर पहुंचकर शुक्र अदा किया कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो उस रात उस औरत से बच गई। इस वाक़ये से मुझे ये सबक मिला कि चाहे कुछ भी हो, कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैंने रात देर से ड्राइव करना भी छोड़ दिया। हसन और ज़ारा, जिनकी अभी कुछ ही अर्से पहले शादी हुई थी, एक नए घर में शिफ्ट हुए। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि ये नया घर उनको बहुत अच्छी कीमत में मिल गया था। आस पड़ोस के लोग भी बहुत अच्छे थे और वो जगह भी बाज़ार से करीब थी।
इसलिए उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती थी और वो लोग वहाँ जल्द ही सेटल हो गए। एक रात हसन को ऑफिस से आने में देर हो गई और उसने ज़ारा को कॉल करके बताया कि तुम खाना खा लेना, मैं आज देर से आऊँगा। जब वो घर आया तो ज़ारा डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना लगाकर सो चुकी थी। उसने सोचा मैं भी खाना खा के सो जाता हूँ। उसने खाना खाया और फारिग होके हॉलवे से होता हुआ अपने रूम में जाने लगा। तभी उसको वहाँ पर पड़ा हुआ एक रेड कलर नज़र आया। उसने वो रेड कलर उठाया और सोचने लगा ये कहाँ से आया। यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं आया जिसका ये कलर रह गया हो। उसने सोचा सुबह उठ के ज़ारा से पूछूंगा। उसने वो कलर डस्टबिन में डाला और सोने चला गया। सुबह जब उठा तो जल्दी जल्दी में पूछना भूल गया और वापस ऑफिस चला गया। जब ऑफिस से वापस आया तो उसको फिर वही कलर उसी हॉलवे में बिल्कुल उसी जगह पड़ा नजर आया जो उसने कल रात डस्टबिन में डाल दिया था। उसको कुछ समझ नहीं आया। हसन वो कलर लेके ज़ारा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। ज़ारा का रंग एकदम पीला पड़ गया। तभी उसने बताया कि ये रेड कलर्स मुझे पहले दिन से मिल रहे हैं जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। जब भी कभी मैं सफाई कर रही होती हूँ तो मुझे ये कलर हमेशा हॉलवे में पड़ा एक ही जगह से मिलता है। हसन हॉलवे का जायज़ा लेने लगा और सोचने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उसने नोट किया कि हॉलवे की वो जगह काफ़ी छोटी भी है। उसने जब हॉलवे की दीवार पर खटखटाया तो उसको दीवार खोखली महसूस हुई। उसने तजस्सुस में वहाँ का वॉलपेपर उतारना शुरू कर दिया। ज़ारा डरने लगी और उसको ऐसा करने से मना करने लगी। जब उसने वो वॉलपेपर उतारा तो उस दीवार के अंदर एक स्लाइडिंग डोर नज़र आया, जिसे देख के वो दोनों घबरा गए। वो ऐसा था जैसे किसी ने एक क्लोजेट या किसी छोटे से कमरे में एक पोशीदा जगह बनाई हुई हो। हसन ने देखा कि उस स्लाइडिंग डोर को किसी ने कीलों की मदद से अच्छी तरह से बंद किया हुआ है। उसने फौरन हथौड़े की मदद से एक एक करके उन कीलों को निकालना शुरू कर दिया। आखिरी कील निकालकर जब उसने वो स्लाइडिंग डोर खोलकर अंदर देखा तो उस छोटी सी जगह की सफ़ेद दीवारों पर रेड कलर से बार बार एक ही चीज़ लिखी हुई थी, जिसे देख के हसन और ज़ारा के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर लिखा था, मम्मी आई एम सॉरी, मुझे बाहर निकालें। मम्मी आई एम सॉरी, मुझे बाहर निकालें। ये देख के वो दोनों खौफज़दा हो गए। Once